हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक संयोग का नियम। उसके अंदर हम लोगों ने दो पढ़ लिए थे, जिसके अंदर पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत, और दूसरा था हमारा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। अगर आपने ये वीडियो नहीं दिखा है तो लिंक में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आज हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो है गे-लुजाक का नियम। गे-लुजाक का नियम, बेटा गे-लुजाक का नियम कहता क्या है, इसको समझते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, जिन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समान ताप और दाब समान रखना है। और रासायनिक अभिक्रिया में, यानी ताप और दाब क्यों समान रखना है, क्योंकि गैस का रासायनिक अभिक्रिया कराना है। किसका रासायनिक अभिक्रिया कराना है? गैस का। तो इसलिए ताप और दाब हमें क्या रखनी है? समान रखनी है। तो समान ताप और दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद, जो भी अभिकारक रहा होगा और जो भी उत्पाद रहे होंगे, उनका आयतन जो होता है बेटा छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। मतलब वो हमेशा एक अनुपात में ही रहते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं में नहीं जाते, छोटी छोटी संख्याओं के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या कहा है इन्होंने कहा है कि यदि हम एक आयतन हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन गैस का कितना आयतन लेना है हमें? एक, और एक ही आयतन लेना है हमें क्लोरीन का। जब इन दोनों को, यानी यहां से अगर मैंने हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ एक आयतन, यानी यहां पर इसका गुणांक एक है, तो एक आयतन अगर मैं हाइड्रोजन और एक ही आयतन अगर मैं क्लोरीन का लेकर अभिक्रिया कराऊं तो कितना आयतन HCl प्राप्त होगा बेटा? तो 2 आयतन HCl प्राप्त होगा। 2 आयतन HCl प्राप्त होगा। यही बात इन्होंने बोला। बेसिकली गे-लुजाक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तरह से अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में बात किया। जैसे आइए समझते हैं, एक आयतन लेने का मतलब कि हाइड्रोजन कितना है? एक, क्लोरीन कितना है? एक, और बोला कि 2 आयतन HCl बनना है। तो बेटा जरा इसको आप संतुलित करो, बैलेंस करो। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन कई गो है? एगो, और क्लोरीन भी कई गो है? एगो। तो बस यहां पे आप 2 लगा दो। तो देखो अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो बेसिकली गे-लुजाक ने गैसीय, जितने भी गैसीय अभिक्रिया थी, या फिर मैं कहूं ठोस के साथ या द्रव के साथ भी जो अभिक्रिया थी, उनको संतुलित करने के बारे में बात किया। उन्होंने अभिकारक का एक संतुलित मात्रा लिया, जिससे उन्होंने अभिक्रिया किया तो उत्पाद भी उसी के संतुलित में निकला। मतलब उसके अंदर परमाणुओं की संख्या क्या रही बेटा? बराबर रही। जैसे अगला अगर मैं क्वेश्चन करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जरा देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया कराने पर, तो बेटा 2 आयतन अमोनिया प्राप्त होता है। यही बात उन्होंने फिर बोला। तो आइए जरा देखते हैं कि नाइट्रोजन को कितना लेना है हमें? नाइट्रोजन लेना है 1 आयतन। बात समझ में आ रहा है? और कितने आयतन से? 3 आयतन से हमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया करानी है। जब 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करानी है, इसका मतलब है कि यहां पे 2 आयतन क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। देख लीजिए बेटा, ये रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है। नाइट्रोजन की संख्या 2, यहां भी 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, यहां भी 3 दूनी 6 है। तो बेसिकली गे-लुजाक ने गैसीय अभिक्रिया में क्या किया बेटा? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने पे बात किया, संतुलित करके बताया कि संतुलित कैसे हो सकता है। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तब तक कितना आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। हम यहां पे ट्रिक सीखेंगे बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित
कैसे किया जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। चलिए एक अभिक्रिया लेते हैं बेटा। एक अभिक्रिया है हमारे पास Fe प्लस H2O, इसको कराने पे बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब इस अभिक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए संतुलित करने के लिए हमें ट्रिक सीखना है कि किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है बेटा। चलिए आप सबसे पहले इन सभी का गुणांक मान लीजिए, A, B, C और D, सभी का गुणांक मान लीजिए। अब यह है आपका पूरा का पूरा पार्ट अभिकारक, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा? उत्पाद। अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है अभिकारक के अंदर उसी परमाणु को, और फिर देखना है उत्पाद के अंदर उसी परमाणु को। दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर करके रखना है। जैसे हमने सभी का गुणांक मान लिया, Fe का A, पूरा H2O का B, और यहाँ Fe3O4 का C और H2 का D। तो अब देखिए Fe यहाँ पे यानी लोहा अभिकारक की तरफ कितना है बेटा? A, और उत्पाद की तरफ 3C यानी C जो दिया हुआ है और यहाँ 3, इनसे गुना कर देंगे तो 3C। अगला देखते हैं जरा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ कितना है? अगर ये किसके लिए बात था बेटा? Fe के लिए। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, तो देखो 2B अभिकारक की तरफ है 2B, और उत्पाद की तरफ है 2D। इसको भी मैंने बराबर कर लिया। चलिए अगला ऑक्सीजन को देखते हैं। अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? सिंपल B, और इधर कितना है? 4C। यहां देखो 4C, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 4C। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने जितने इसके अंदर परमाणु थे सभी परमाणुओं का हमने अलग अलग गुणांक में लिख लिया बराबर के तौर पर, कि अभिकारक की तरफ कितना था और उत्पाद की तरफ कितना बना है, और यहां पे अभिकारक की तरफ कितना है, उत्पाद की तरफ कितना बना हुआ है। चलिए बेटा अब समझते हैं, इनमें से किसी एक की वैल्यू हमें 1 कंसीडर कर लेनी है, एक मान लेनी है। इसमें से किसी के भी, चाहे A, चाहे C, चाहे B, चाहे D, किसी को भी अपने मन से क्या कर लेना है बेटा? एक मान लेना है। तो चलिए यहां पे मैं C का वैल्यू 1 मान लेता हूं। माना कि C बराबर 1। जैसे ही बेटा C बराबर अगर हमने 1 माना तो B का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 4 गुने 1 यानी B बराबर 4। B हमारा कितना हो गया? 4। जैसे ही B बराबर 4 आ गया बेटा, तो यहां से 2D बराबर 2B है, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 2B बराबर 2, तो 2 से 2 कट गया यानी D बराबर क्या आ जाएगा बेटा? B आ जाएगा, और B की वैल्यू कितना है? 4 है, यानी D बराबर भी कितना आ गया? 4। जैसे ही D बराबर 4 आ गया बेटा, अब यहां से हम A बराबर निकाल सकते हैं। C का वैल्यू कितना है? 1, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 3। A बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। अब बस इसी वैल्यू को पुट कर देना है। A की जगह पे कितना पुट करना है? चलिए A की जगह पे मैं ऊपर लिख देता हूं 3Fe, प्लस B की जगह पर कितना पुट करना है? तो B बराबर निकला था 4, तो यहाँ पे पुट कर देना है 4H2O। अगला C बराबर कितना आया? तो C को माना है हम लोगों ने 1, तो 1 को 1 ही रहने देंगे, Fe3O4, प्लस D बराबर कितना निकला है? 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4H2। अब मिला लो बेटा, लोहा इधर 3, लोहा इधर 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो। ये आपका अभिक्रिया क्या हो गया बेटा? संतुलित हो गया। यह अभिक्रिया क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस तरीके से हम करेंगे काम के। क्या किया हमने कि सबसे पहले जो भी अभिक्रिया दिया हुआ था उन सभी अभिक्रियाओं को हमने A, B, C, D के तौर पे मान लिया, और फिर एक एक परमाणु का जो जो गुणांक था अभिकारक और उत्पाद के तरफ, उन सबको हमने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हमने इन सभी ABCD में से
किसी एक का वैल्यू हमें एक मान लेना है, किसी एक का वैल्यू। हाँ, वो वैल्यू एक ऐसे मानना है जैसे उसकी वैल्यू आगे चलकर बदले नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मान लें कि दूसरे का कोई वैल्यू ही ना निकले, ऐसा नहीं। हम मानेंगे कि सभी का वैल्यू आराम से निकलता चला जाए, मतलब कोई अनगिनत ना आ जाए, अनंत ना आ जाए। इस ऐसे तौर पे हम उस वैल्यू को लेकर चलेंगे और बाकी जैसे ही सारा का वैल्यू निकलता चला जाएगा, सबको हम पुट करते चले जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? संतुलित हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि गेल-लुजाक के नियम से क्या पता चला। तो बेसिकली यही पता चला कि किसी अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है, फिर हमने उसका ट्रिक समझा कि किसी भी अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर ले बेटा, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करें। कमेंट करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो कुछ सुझाव दे रहे हो, तो कमेंट करें। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।